का वितरण करते हैं। तो मत्स्य आहार जैसे निर्माण पर्यावरण की गुणवत्ता एवं कम लागत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके पहले भी मैंने बताया, प्रजाति न्याय आहार का विकास एक मत्स्य पालन उद्योग का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अगर आहार का सूत्रीकरण ही नहीं होता या फिर कृत्रिम खाद्य ही हम लोग नहीं बना पाते तो आज मत्स्य पालन उद्योग इतना बड़ा मत्स्य पालन एक उद्योग नहीं बन पाता। तो पिछले कुछ वर्षों में संतुलित कृत्रिम आहार के विकास के साथ मछली पालन तेजी से उन्नत हुई है। उसके विपरीत क्या है? मछली पालन में विस्तारण भी मछली पोषण पे ही निर्भर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव जो प्रकार पड़े हैं, तो ये मत्स्य पोषण पे ही निर्भर होते हैं। अगर हमें ज्यादा उत्पादन लेना है तो हमारे पास उसको खाद्य पुराना बहुत जरूरी होता है। तो खाद्य हम लोग कृत्रिम स्थिति में ही बनाने के बाद ही उसको पहुंचा सकते हैं या फिर उनको दे सकते हैं। इस इमेज से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी फर्टिलाइजर डाल रहा है, उसके साथ मछलियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कुछ मछलियां सतह पर खा सकती है, कुछ मछलियां मझले स्तर पर खाती है और कुछ जमीन स्तर पर खा रही है और कुछ मछलियां इधर उच्च पौधे भी खा रही है। तो मतलब मछलियां बहुत भिन्न प्रकार की होती है। हम उसमें किसी एक मछली को टारगेट करके उसका खाद्य निर्माण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। उसको क्या आवश्यकताएं है? आवाज आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। यस सर। हेलो। तो इस पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियां उनके भिन्न प्रकार के खाद्य आहार का यहाँ पर प्रयोजन देख सकते हैं। मछली पालन में मुख्यतः 4 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक खाना, पूरक आहार, संपूर्ण आहार और औषधीय आहार। प्राकृतिक खाना जो प्राकृतिक प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जिसमें वनस्पति प्लवक या फिर प्राणी प्लवक, उच्च पौधे आदि समाविष्ट होते हैं। तो पूरक आहार जैसे कि किसी मछली को हम लोग जब प्राकृतिक आहार के साथ उसको खिलाया जाता है, उसको मदद करने के लिए खिलाया जाता है, तो उसे पूरक आहार कहा जाता है। और संपूर्ण आहार ऐसी स्थिति में खिलाया जाता है जहां पर मछलियां बिल्कुल ही कुछ प्राकृतिक खाना नहीं खा सकती है, वहां पर उनको संपूर्ण आहार देना जरूरी होता है। और औषधीय आहार जब मछली खाना कम कर दे या फिर किसी तालाब में पानी की गड़बड़ी की वजह से तालाब में अगर कुछ अनिश्चितताएं हो, उस खाना खाना बंद कर दे मछली, तो उस टाइम हम लोग उस समय हम लोग मछली को औषधीय आहार खिलाते हैं। प्राकृतिक आहार के प्रकार होते हैं तो एक सूक्ष्म से लेकर बड़े आकार तक भी होते हैं। जीवित या मृत हो सकते हैं, जीवाणु अपघटन से वो उपलब्ध होते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही एक पिक्चर में देखा था कि जड़ वाले ऊंचे पौधे, वनस्पति, प्राणी प्लवक, जमीन नीचे सतह पर बेंथिक सामग्री या फिर बेंथोस, और जलीय कीड़े, मेंढक और छोटी मछलियां आदि। तो ये सब प्राकृतिक आहार में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। मछलियां कौन सा प्राकृतिक खाना पसंद करती है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मछली जब छोटे चरण में होती है, जैसे ही उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसको उनकी माताओं से कुछ आरक्षित रूप से कुछ उनको
कुछ भोजन उनके साथ 3 दिन या कुछ मतलब वो भी मछलियों के द्वारा भिन्न रूप से मतलब भिन्न होते हैं। तो जिसमें 3 3 दिन के लिए, जैसे कि जो आईएमसी है, भारतीय प्रमुख कारक, उसमें 3 दिन तक मछलियों में खाना स्टोर रहता है या फिर आरक्षित रहता है। इसको योग साग बोलते हैं और हिंदी में जर्दी थैली बोलते हैं। और जो सालमन या फिर ट्राउट मछली है, उसमें 15 दिन तक भी वो खाना उनको उनके माताओं से मिलता है। लेकिन जैसे ही मछली सक्रिय रूप से भोजन करने शुरू कर देती है, लेकिन जब लार्वे का जो जर्दी थैली का कुछ आरक्षित भोजन कम होता है, तो उसी समय मछली सक्रिय रूप से भोजन नहीं कर पाती है। तो उस समय मछली के कम से कम 10 गुना खाना उसके बाजू में आजू बाजू में उसके साथ होना चाहिए। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मछली को प्राकृतिक खाना ही पसंद होता है। उस टाइम हम लोग कृत्रिम खाना बना सकते हैं, लेकिन काफी महंगा पड़ता है। तो कुछ अवधि में जब जर्दी थैली अवशोषित होती है, तो उसमें सूक्ष्म शैवाल या फिर रोटीफर्स का सबसे पहले उपयोग किया जाता है। उसी तरह जब मुंह का आकार बढ़ता है, तो मछली क्लैडोसरस और कोपेपोड, जिसको डैफ्निया मोइना बोलते हैं, तालाब में ये सब छोटे छोटे जीव हमें पाए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसका साइज 50 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 400 माइक्रोन तक भी होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मछली का बीज बड़ा होता है, जब वो अंगुलिका की आकार का बनता है, तो उसकी प्राथमिकता है वयस्क मछलियों के समान हो जाती है। तो वयस्क मछली में हम लोग उनका आहार विभिन्न श्रेणियों में उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तो मछली सिर्फ प्लवक खाती है, तो प्लवक खाने की वजह से उनका क्या पसंद है ये हम नहीं पता कर सकते। लेकिन जब मछली बड़ी हो जाती है, जब वो वयस्क हो जाती है, तो उस समय उस मछली को हम विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि शाकाहारी मछलियां, सर्वाहारी मछलियां, मांसाहारी मछलियां। शाकाहारी मछलियों में संबोधनी हमेशा पौधों की सामग्री पसंद करते हैं, जैसे कि प्लवक, वनस्पति प्लवक और उच्च वनस्पति। वनस्पति प्लवक खाने के लिए उदाहरण के तौर पर हम लोग सिल्वर कार्प को देखते हैं। उच्च वनस्पति खाने के लिए ग्रास कार्प सबको पता ही होगा, और तिलापिया, एशियन सैप्रिनेट पुंटियस, ये सब मछलियां उच्च वनस्पति खाती है। सर्वाहारी मछलियों में भी अलग अलग प्रकार की मछलियां होती है, जो मछली विभिन्न प्राकृतिक खाद्य खा सकती है, जिसमें वनस्पति भी हो, प्राणी भी हो, और मृत या फिर निर्जीव भी खाद्य खाती है। तो उसमें भी हम लोग वर्गीकृत किया जाता है कि उनका प्राथमिकता किस चीज के लिए दी जाती है, या प्राणी प्लवक को लिए, या प्लवक के लिए दी जाती है, निचले जीव के लिए दी जाती है, या फिर वनस्पति प्लवक के लिए दी जाती है। तो कुछ उसमें, लेकिन ये सर्वाहारी है। कटला, बिग हेड कार्प, ये प्राणी प्लवक को प्राधान्य देते हैं और ये सर्वाहारी है। मृगल और कामन कार्प, ये भी निचले जीव को प्राधान्य देते हैं, लेकिन ये भी सर्वाहारी मछलियां है। वनस्पति प्लवक नील तिलापिया प्राधान्य देती है, और ये भी सर्वाहारी मछली मानी जाती है। मांसाहारी मछलियां जो कीड़े, टेडपोल, मेंढक, छोटी मछलियां खाती है, इनको मांसाहारी मछली में वर्गीकृत किया जाता है। ट्राउट, कैटफिश, मांगुर, एशियन पंगेसियस, ये सब मछलियां मांसाहारी मानी जाती है। भोजन का वर्गीकरण: मुख्य भोजन, द्वितीय भोजन, आकस्मिक भोजन, अनिवार्य भोजन। मुख्य भोजन जो अनुकूल स्थिति में प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता देते हैं। द्वितीय भोजन जो उपलब्ध होने से सेवन किया जाता है। आकस्मिक भोजन ऐसा भोजन जो शरीर में संयोग से प्रवेश होता है। और अनिवार्य भोजन जो मुख्यतः जीवित रहने के लिए खाया जाता है। एक एफएओ की सोर्स से मुझे एक इमेज मिली थी, जिसमें निकोलस की जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका एक फूड का पिरामिड बनाया है, और जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मछलियों को कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, बिग हेड कार्प,
बिग हेड कार्प हम लोग ओमनिवोरस में देख रहे हैं, कॉमन कार्प भी हम लोग ओमनिवोरस में देख रहे हैं। दैट इज ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और हर्बिवोरस मतलब शाकाहारी। ये सब मछलियों के आहार को प्राधान्य पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जो हम लोग हमेशा ही पालते आ रहे हैं, जो मछलियां हमारे देश की शान भी माने जाते हैं, भारतीय प्रमुख कार्प, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, ये तीन भारतीय है। और विदेशी कार्प है जो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, लेबियो का सॉरी सिप्रिनस, इन सब का एक कंपोजिट फिश फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कंपोजिट फिश फार्मिंग मतलब एकीकृत मछली पालन, जिसमें सभी स्तरों का उपयोग हम हमारे तालाब में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा उत्पादन बढ़े और कम लागत लगे। और जिसकी वजह से जिसमें जो खाना बचा है या फिर अलग अलग प्रकार के जो भिन्न प्रकार के उसमें आहार तालाब में उपलब्ध होते हैं, तो उसकी उपलब्धता पूरी उसको पूरा यूटिलाइज कर सके, इसके लिए ये 6 मछलियों को हम लोग कंपोजिट फिश फार्मिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मछलियों का स्तर सतह स्तर आहारी, इसका सतह स्तर आहारी इसलिए कहा जाता है कि कटला या फिर सिल्वर कार्प का मुंह आप अपटन देख सकते हैं, सुपीरियर देख सकते हैं, ऊपर ऊपर की तरह उसका मुंह खुला हुआ है। इसकी वजह से सतह पर ही खा सकती है, उसको नीचे का खाना खाने के लिए दिक्कत जाती है, क्योंकि उसका जो मुंह है, मुंह का स्तर है वो नीचे नहीं है, इसके लिए उसको नीचे का खाना खाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बीज स्तर आहारी जैसे कि रोहू और ग्रास कार्प, ये मछलियां एक ना सतह पर रहती है ना निचले स्तर पर रहती है, ये बीच के स्तर में रहती है, इसलिए इसको बीच के स्तर में आहार चाहिए। और निचला स्तर आहारी जैसे कि आप देख सकते हैं मुर्गल, सिप्रिनस, कालबासु, इनका मुंह नीचे है, नीचे की साइड में है, इसलिए मछलियां ऊपर के स्तर का खाना खाने में उनको दिक्कत हो सकती है, और ये नीचे का खाना बहुत अच्छे से खा सकती है। मछली का विकास मछली का विकास मछली के विकास चरण पर आधारित यहाँ पर आहार की स्वीकृति हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब मछली छोटी होती है, तो मछली छोटी जब होती है तो सक्रिय रूप से खाना नहीं खा पाती है। तो एक छोटा सा एक यहाँ पर ग्राफ है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डेज आफ्टर हैचिंग मतलब जब मछली पैदा होती है, पैदा होने के बाद यहाँ पर दिन दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में हम लोग इसकी लेंथ देख रहे हैं। तो जैसे जैसे मछली का दिन मतलब ये देख सकते हैं आप कि पहले 5-6 दिन मछली का पूरा मुंह भी नहीं पूरा बन सकता है, सिर्फ उसके आंखें, उसकी पंख 5 दिन तक तैयार होते हैं। उसके बाद उसका गट सेगमेंट भी बहुत कम डेवलप होता है, जिसमें सिर्फ उसका मतलब स्टमक सबसे लास्ट तैयार होता है। तो उसकी वजह से जो मछली है, तो मछली को जो प्राणी प्लवक है, जो कि ऑटो डाइजेस्टेबल या फिर स्वयं पचन क्रिया की वजह से ये लाभदायी ठहरते हैं, तो ये मछली को ज्यादा पसंद होते हैं। व्यावसायिक कृत्रिम आहार निर्माण, अभी तक हम लोगों ने सब प्राकृतिक खाने के बारे में देखा। अभी हम लोग यहाँ पर इसके बाद व्यावसायिक कृत्रिम आहार के निर्माण के बारे में देखेंगे। मछली आहार निर्माण की प्रक्रिया, विभिन्न सामग्रियों को मैन्युअली या फिर यांत्रिक मिश्रण से या फिर कंप्यूटर नियंत्रित मिश्रण से बना सकते हैं। और अभी उन्नत पेलेटिंग तकनीक भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें एक्सट्रूडर, सिंगल स्क्रू, डबल स्क्रू, एग्लोमरेशन, बहुत सारी टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के उसको मछली का आकार, खाने का आकार कम ज्यादा बड़ा जैसे हमें चाहिए, तैरने वाला चाहिए, डूबने वाला चाहिए, धीरे धीरे डूबने वाला चाहिए, ऐसे बहुत से प्रकार का आहार आज निर्माण हम लोग कर सकते हैं। कई शोध अध्ययन किए गए हैं जिसमें आहार में प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वसा या तेल, विटामिन, कैरोटीनॉइड्स, खनिज स्तर को उनके मछली की अंतिम शारीरिक संरचना का जिक्र किया है कि उसका स्तर कितना होना चाहिए और उसकी वजह से उसकी अंतिम शारीरिक संरचना पर क्या असर होता है, प्रभाव होता है। भोजन सूत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पोषक तत्वों को उचित और सटीक मात्रा में मिलाने में मदद करता है। किसी एक घटक को हम लोग सभी पोषक तत्व पूरे कर सकते हैं ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न सामग्रियां आज हमारे पास उपलब्ध होती है और हर एक की अपनी अपनी खुद की एक विशेषताएं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं संतरे में विटामिन सी ज्यादा होता है, पपाई में विटामिन ई ज्यादा होता है, टमाटर में लाइकोपिन होता है, हम लोग सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो हर एक चीज में अलग अलग उसकी विशेषताएं होती है, इसलिए हम लोग किसी एक चीज को, एक ही पोषक तत्वों को खिलाने के बाद उससे उसकी पूरी आवश्यकताएं पूरी हो गई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। संतुलित, स्वादिष्ट और आसानी से संग्रहित होने वाले कॉम्पैक्ट दानों को बनाने के लिए, वैसे इसी के साथ मुंह की संरचना के अनुरूप दाना खिलाने के लिए व्यावसायिक कृत्रिम आहार निर्माण एक बहुत प्रगत तकनीक यहाँ पर बढ़ी है। तकनीक और आकार पर आधारित खाद्य के प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि एक्सट्रूजन तकनीक से तैरने वाले, डूबने वाले छर्रे निर्माण कर सकते हैं। तैरने वाले और डूबने वाले दोनों भी संतोषजनक वृद्धि तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हमारे पास है जिसमें झींगा देख सकते हैं। झींगा जो निचली सतह पर रहता है तो उसकी वजह से वो तैरने वाला खाना स्वीकार नहीं कर सकता। मछली प्रजातियों को तैरती गोलियां स्वीकार के लिए हम प्रशिक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन मुख का आकार और उनका स्थान जो होता है वो भिन्न प्रकार का होता है। उसकी वजह से उनको दिक्कत जा सकती है और उसकी वजह से ऊर्जा ज्यादा लग सकती है। तो उसी की वजह से मछली के मुख के आकार का और या फिर उसके स्तर में, जिस स्तर में उसको मछली को खाना देना चाहिए उसी स्तर का खाना बनाना चाहिए। उच्च निर्माण लागत के कारण एक्सट्रूजन तकनीक से निर्माण खाद्य अधिक महंगे होते हैं। देख सकते कि तैरता हुआ खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब किसान उस खाने को, आहार को जब फेंकता है, उस तालाब में फेंकता है या फिर कोई पिंजरे में फेंकता है, तो उसको आसानी से निरीक्षण कर सकता है, उसके अनुसार उसका भोजन दर वो समायोजित कर सकता है। खाद्य के अलग अलग आकार होते हैं, बारीक टुकड़ों से लेकर, कृत्रिम खाद्य के आकार बारीक टुकड़ों से लेकर बड़े आकार के हम लोग खाद्य प्रकार देख सकते हैं। मुंह में 20 से 30% उसका आकार होना चाहिए। जैसा कि मुंह के 20 से 30% का आकार इसलिए होना चाहिए कि वो उसको इजीली खा सके, मतलब उसको खाने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन उससे भी छोटी होने के कारण प्रॉब्लम, कुछ उसके संभावनाएं होती है कि उसके वजह से वो बेकार होने की संभावना हो सकती है, कि मछली उसको खाना नहीं खाने से उसको गोली को खोजना, इकट्ठा करने में अधिक ऊर्जा भी लग सकती है। ये दोनों प्रकार का लॉस हमें झेलना पड़ सकता है। इसके विपरीत बड़ी गोलियां खिलाने से भी आहार निगलना थोड़ा उसके लिए कठिन हो सकता है और उसकी वजह से भी आहार बर्बाद होने की संभावनाएं होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि व्यावसायिक खाद्य निर्माता अभी अक्सर उनकी थैलियों पर मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जिसमें आहार की गोली का आकार उसके जीवन चरण के हिसाब से उसको प्रदान करते हैं। उपयोगिता पर आधारित आहार के प्रकार, इसके पहले हम लोग देखे थे कि मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे उपयोगिता पर आधारित। जैसे कि देख सकते हैं आप, पूरक आहार, संपूर्ण आहार और औषधि आहार। इसके पहले भी मैंने आपको ये सब बताया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। पूरक आहार जो तालाब वो में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन में मदद करता है, उसको हम लोग पूरक आहार कहते हैं। संपूर्ण आहार जो मछलियां उच्च घनत्व, जैसे RAS हो गया, बायोफ्लॉक हो गया, पिंजरा पद्धति हो गई, एक्वेरियम मतलब
एक्वेरियम फिश, जैसे कि उसको रंगित मछली पालन में हो गया, इनको प्राकृतिक भोजन जहाँ नहीं दे सकते हैं वहां पर हमें उनको संपूर्ण आहार प्रदान करना होता है। सभी आवश्यक पोषक तत्वों का सावधानी पूर्वक चयन करना होता है। मछली को खाने और पचाने में आसानी हो, इस इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। औषधीय आहार, बीमारी या खराब पानी गुणवत्ता की वजह से या फिर पानी में गड़बड़ी से बचने के लिए इस आहार का उपयोग होता है। खाना कम या बंद कर दे तब इसका उपयोग होता है। एक लिंगी मछली पैदा करने के लिए भी हम लोग आहार का उपयोग करते हैं, जैसे मोनोसेक्स तिलापिया बहुत लोगों को पता होगी, और उसको प्रजनन प्रेरित करने के लिए भी हम लोग इस आहार का उपयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा एक पिक्चर मैंने थोड़ा प्रयास किया है कि इसमें एक ही जगह पर आप सभी खाद्य प्रकार देख सके। ये पापड़ी वाला आहार है, ये बतासे वाला है, इसके बाद ये जो स्लो सिंकिंग फीड है, इसमें कुछ सेवई है और कुछ छर्रे है। ऐसे विभिन्न प्रकार के खाद्य आज हम मार्केट में देख सकते हैं, जिसकी साइज 0.5 mm से लेकर 10 mm तक भी हो सकती है। विभिन्न शेप और उसकी साइज से हम लोग यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अभी कृत्रिम खाद्य बनाने के लिए आहार में कुछ घटक बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कुछ पोषक तत्व, खनिज पदार्थ और औषधि पदार्थ। प्रोटीन जो है, जो मछली में उसके जीवन स्तर और प्रजाति न्याय उसका प्रोटीन की आवश्यकता भिन्न होती है। प्रोटीन प्रकृति में उपलब्ध लगभग 20 अमीनो एसिड के संयोजन से बनते हैं, जिसमें 10 आवश्यक होते हैं, 10 इजीली उनको प्राप्त हो सकते हैं। आवश्यक मतलब जो खुद के द्वारा संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। झींगे के लिए प्रोटीन का स्तर औसतन 30 से 35% होता है। कैटफिश के लिए 28 से 32% होता है। तिलापिया के लिए 35 से 40% होता है। बारमुंडी के लिए 38 से 42% होता है। और ट्राउट्स या फिर अन्य समुद्री मछलियों के लिए 40 से 45% की उनकी आवश्यकताएं होती है। वैसे तो उनके जीवन स्तर और प्रजाति स्तर पर निर्भर करता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। सामान्य तौर पर मछली, मांसाहारी मछली की तुलना में शाकाहारी मछली और सर्वाहारी मछली की प्रोटीन आवश्यकताएं कम होती है। छोटी और प्रारंभिक जीवन चरण वाली मछलियों की प्रोटीन आवश्यकता अधिक होती है। जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती है तो उनकी प्रोटीन आवश्यकता कम होती जाती है। आहार में यदि वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा में उनको हम लोग पहुंचाए तो प्रोटीन का उपयोग शारीरिक विकास के बजाय स्फूर्ति और जीवन ऊर्जा के लिए होता है। यहाँ पर एक अच्छा सा पिक्चर है जो आप सभी के काम आ सकता है। इसको आप एक फोटो ले सकते हैं। तो प्रोटीन स्रोत वनस्पति जन्य होते हैं और प्राणी जन्य होते हैं। तो हमारे पास मेरे पास इतने कुछ अवेलेबल थे। तो हरित शैवाल, क्लोरेला, मूंगफली, सरसों की खली, सोयाबीन की मिल, कपास की कली, जलकुंभी, गेहूं का ग्लूटेन मिल, मक्के का ग्लूटेन मिल, नारियल भोजन खली, ये सब वनस्पति जन्य स्रोत माने जाते हैं। और प्राणी जन्य स्रोत में हम लोग देख सकते हैं कि मछली का चूरा, कीट का चूरा, रक्त भुक्टी, मांस और हड्डी का चूरा, रेशम कीट प्यूपा, रेशम कीट प्यूपा, झींगे फिर खेकड़े का चूरा, केसिन, स्क्विड चूरा, क्रिल मछली का चूरा और पक्षी पंख का भोजन। ऐसे इतने सारे प्राणी जन्य प्रोटीन स्रोत है। इसमें प्राणी जन्य में जैसे देख सकते हैं कि पक्षी पंख भोजन, जिसमें 75 से 90% प्रोटीन है, लेकिन इसकी कुछ उपलब्धियां कम होती है कि ये
50 से 60% ही हम लोग मछली उसको डाइजेस्ट कर पाती है। तो इसकी वजह से थोड़ा हेवी प्रोटीन होता है। और जैसे कि मांस और हड्डियों का चूरा भी ऐसे ही प्रकार का होता है, जहाँ पर उसका उपलब्धता या फिर बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो नीलहरित शैवाल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्पाइरुलिना, उसमें 50 से 70% प्रोटीन पाया जाता है। मछली की विविध पचन संस्था है, परिसंस्था है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मछली की विभिन्न पचन परिसंस्थाओं में आप देख सकते हैं कि किसी मछली को स्टमक है, किसी मछली को पेट है या किसी को नहीं है, जिसको इंटेस्टाइन है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इस पचन संस्था पर भी बहुत निर्भर करता है कि मछली को किस प्रकार का खाना पसंद है, प्रोटीन ज्यादा पसंद है या कार्ब वनस्पति जन्य खाना ज्यादा पसंद है। और प्रजाति और जीवन स्तर के अनुसार प्रोटीन आवश्यकताओं के कुछ उदाहरण मेरे पास है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लेबियो रोहिता, उसका जीवन स्तर जब वो पोना था, फ्राई बोल सकते हैं उसको। प्रोटीन स्रोत उसमें मछली चूरा और मूंगफली जब दी गई थी तो उसकी आवश्यकता 40% थी। लेबियो रोहिता ही मछली जब फिंगरलिंग है तो उसकी आवश्यकता 30% है। लेकिन प्रोटीन स्रोत भी अलग है। मतलब प्रोटीन स्रोत, उसका जीवन स्तर और प्रजाति, ये तीनों भी डिपेंड उस पर निर्भर करता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाया, एक थोड़ा चार्ट बनाया था। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे देख सकते हैं कि मछली आहार के लिए कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग स्टार्च या शर्करा बोलते हैं, जो सबसे कम खर्चीले ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं। सबसे कम ऊर्जा स्रोत इसलिए होते हैं क्योंकि आज पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट स्रोत। तो इसलिए सस्ता होता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग लागत को कम करने के लिए या फिर पानी में स्थिरता, खाद्य की पानी में स्थिरता बढ़ाने के लिए उसको करते हैं। एक्सट्रूजन सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टार्च को अच्छे से पकाया जा सकता है, इसलिए वो ज्यादा डाइजेस्टिबल भी होता है या फिर अधिक उपलब्ध भी होता है मछली के लिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो कुछ जो प्राणी है, भूचर प्राणी जिसको बोलते हैं, अभी स्तनधारी वो प्राणी जो होते हैं, उनकी तो स्तनधारियों में हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बहुत अच्छे से होता है। लेकिन मछलियों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का यूज, उसका उपयोग बहुत कम होता है। वो लगभग 20% तक कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से खा सकते हैं। और लिपिड वसा जो देख रहे हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा उनमें होती है। प्रोटीन को आंशिक आंशिक रूप से बचाने के लिए वसा का उपयोग किया जा सकता है। 5 से 15% उसका उपयोग आहार में होता है। वसा आवश्यक फैटी एसिड और घुलनशील विटामिन परिवहन कार्य करता है। वसा एक मतलब विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। तो विटामिन का परिवहन या फिर फैटी एसिड, जो कि महत्वपूर्ण फैटी एसिड होते हैं, विटामिन फैटी एसिड 3 और 6 जिसको बोला जाता है, वो उसका परिवहन करने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। आहार में अत्यधिक वसा देने की वजह से आजकल पाया जाता है कि जिगर में चर्बी ज्यादा जमाव जैसी समस्याएं देखी जाती है। उसी के साथ साथ पानी की गुणवत्ता, मछली का स्वास्थ्य, ये भी और उसके साथ साथ मतलब वो भी प्रभावित हो रहा है। उसके साथ साथ अंतिम उत्पाद जतन में भी बाधा निर्माण हो रही है, क्योंकि अगर उसमें तेल ज्यादा है तो मछली का जो आहार हम लोग उसको ये करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उसका जतन करना थोड़ा ये काफी बाधा निर्माण करता है। मछली में ओमेगा 3 ओमेगा 6 की फैटी एसिड्स की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि ये स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाती है। देखा जाता है कि समुद्री मछलियां उनकी शैवालों से इनको खाने में लेती है, लेकिन कुछ जो मीठे पानी की मछलियां जो है वो
स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ एंजाइम है, उसकी वजह से ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। विटामिन पोषक तत्व हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील माने जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन फैट सोल्यूबल या फिर वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। विटामिन सी का या फिर ई का खाद्य में एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि ऑक्सीकरण को रोकता है। उसी की वजह से उसका भंडारण का अवधि हम लोग बढ़ा सकते हैं। विटामिन की कमी की वजह से शारीरिक विकास शारीरिक विकास घट सकता है। उसी के साथ उनके विटामिन सी की वजह से स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस जैसी रीढ़ की हड्डियों में कुछ ये आना, प्रॉब्लम्स आना, ये पाया जाता है। और बहुत से विटामिन ए, डी, ई, के जो है, ये भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है कि जैसे मछली का वो रक्त को जल्दी घोटना, या फिर मछली की आंखें अच्छी रहना, इस और वो उनकी प्रतिकारक शक्ति को भी मदद करता है, हड्डियों को हड्डियां बनने में जो मदद करते हैं। और उनकी विटामिन बी में भी उनके कुछ फैटी ये है विटामिन है, जिसकी वजह से उसको फिन रॉड डिसीजेस ऐसे कुछ पाए जाते हैं। इसलिए पोषक तत्व बेहद जरूरी माने जाते हैं खाद्य में। ये तो एक लिस्ट है जिसमें पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को देख सकते हैं। इसके बाद खनिज पदार्थ देखते हैं कि एक आवश्यक तत्व होता है जो चयापचय को बढ़ाने के लिए मदद करता है। ये माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स में विभाजित किए जाते हैं। मछलियां अपने गलफड़ों और त्वचा के माध्यम से उसको पानी से सीधा भी ले सकते हैं, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको खाने में जरूरी होते हैं। ऊर्जा और प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऊर्जा और प्रोटीन, जैसे हम लोग मछली को जानते हैं कि फिश अम्यूनोटेलिक होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रोटीन अच्छे से यूज करने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन महंगा एक सोर्स होता है, तो वो अगर ज्यादा उसका यूज ऊर्जा के लिए करे तो वो एक प्रकार का खाद्य निर्माता को भी लॉस होगा, या फिर जो किसान को भी उसका उसका लॉस सहन करना पड़ सकता है। इसकी वजह से ऊर्जा स्रोत जो है दो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड या फिर वसा, जिसके उपयोग हम ऊर्जा को देने के लिए कर सकते हैं। ऊर्जा की लागत लगभग 75 से 100 किलो जूल पर केजी होती है मछली में। और उसके साथ साथ जब मछली अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन करती है, तो अत्यधिक ऊर्जा स्तर वाले आहार परिणाम स्वरूप आहार सूत्रीक इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मत्स्य आहार सूत्रीकरण के लिए पूर्व आवश्यक जानकारी क्या क्या होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मछलियों के विभिन्न म्हणजे उसके प्रजातियां, उसके जीवन स्तर, उसका खाने खाने का स्तर, उसकी चयापचय संस्थाएं, उसके बाद विभिन्न सामग्री के प्रकार भी देखे, तो ये सब जानकारी बहुत आवश्यक होती है। तो जैसे लक्ष्य, अगर हमें मछली का खाना बनाना है तो एक मछली का उसको टारगेट करके खाना बनाना होता है। जैसे लक्षित मछली की भोजन आदत हमें पता होनी चाहिए, वो कैसी मछली है, उसकी आदत कैसी है, वो क्या खाना मतलब खाना पसंद करती है, कैसा खाना पसंद करती है, और उसको कौन से स्तर में खाना पसंद है। विभिन्न जीवन चरणों में लक्षित मछली की पोषण संबंधी आवश्यकता है कि उसके जीवन चरणों में उसको कौन सी आवश्यकताएं होती है। जैसे कि जब जीवन चरण में वो सबसे छोटी उम्र में होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, तो उनको ज्यादा प्रोटीन और या फिर अच्छे क्वालिटी का वसा जरूरी होता है। उनको विटामिन की भी ज्यादा जरूरत होती है।
और जैसे जैसे बड़े हो जाती है तो उनको इन सब में कम आवश्यकता होती है। आहार सामग्री की स्थानिक उपलब्धता, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हम लोग सामग्री को चयन करने वाले हैं तो स्थानिक रूप से कितनी उपलब्ध है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। स्थानिक रूप से उपलब्ध सामग्री की लागत कितनी है, तो उसको कितना खर्चा आएगा, मतलब पैसा कितना लगेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। आहार सामग्री की रासायनिक संरचना कैसी बनी है। आहार सामग्री कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, या फिर कुछ जो पोषक तत्वों को बाधा डालने वाले भी तत्व होते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब इसमें नहीं लिया, लेकिन जैसे कॉटन सीड को देखे तो उसमें गॉसिपोल होता है, जो खाने को उसके या फिर उसके उसमें मौजूद पोषक तत्वों को उसको विरोध करता है, वो खाने के लिए उसको नहीं अवेलेबल होता। जैसे सोयाबीन में भी हम लोग ट्रिप्सिन इनहिबिटर, उसमें कुछ जैसे कि हमारी जो सरसों है, सरसों में सरसों में भी ऐसे पोषण विरोधी घटक होते हैं, सैपोनिन नाम का घटक होता है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे विरोधी घटक भी होते हैं, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पोषण पोषण विरोधी कारकों की वजह से भी हम लोगों को लागत ज्यादा हो सकती है। समझो अगर हमने ज्यादा मात्रा में वो सोयाबीन की खली डाल दी, तो उसकी वजह से भी बाधा निर्माण करने वाले तत्व बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से भी ग्रोथ कम हो सकती है। अगर हम लोग कॉटन सीड को हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी बाधा निर्माण होती है। तो इसलिए उसका भी एक स्तर निश्चित किया गया है, या फिर जो अभी तक जो अध्ययन हुए हैं उसके द्वारा वो पता किया गया है कि उसका ज्यादा से ज्यादा कितना उसमें मौजूद होना चाहिए। पोषण विरोधी कारकों को हटाने की प्रक्रिया को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर वही सामग्री अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो उसको जब उसके जो पोषक विरोधी जो घटक है उसको निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया या फिर तकनीकी होती है, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके वजह से हम लोग मछली को अच्छे से उसको पहुंचा सकते हैं। आहार सामग्री का समावेश स्तर, उसका समावेश स्तर कितना होना चाहिए, जो इसके पहले ही बोला गया है। आहार के प्रकार और तैयार करने के प्रसंस्करण प्रकार, कि आहार प्रकार कौन सा करना है। आहार के तो बहुत सारे प्रकार अभी मैंने आपको बताए थे, उसके प्रसंस्करण प्रकार भी उसी की तरह भिन्न होते हैं, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। मौसम और पर्यावरण की स्थिति से भी मछली का खाद्य बनाने पर असर करता है। गोली आवश्यकता स्थिरता, मतलब उसको किस प्रकार के चाहिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ बहुत स्लो खाना, बहुत धीरे में धीमे खाने वाले मछलियां होती है, और कुछ जल्दी खाने वाली होती है। इसके लिए पानी में अगर लीचिंग, वैसे भी पानी में सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका लीचिंग फास्ट होता है, तो इसकी वजह से उसको स्थिरता भी देनी जरूरी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में एक बात होती है कि आहार बनाना मतलब जस्ट हमारे पास इंग्रेडिएंट या फिर सामग्री है, सामग्री से हम लोगों को उनका एक खाना बनाना है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी हिडन लेयर देखी गई है। और उसके वजह से यहाँ पर इमेज मुझे बहुत पसंद आई थी, चित्र मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि पहले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मछली का खाना इकोनॉमिक कैसे हो, या फिर उसका लागत कैसे कम हो, उसकी साइकिल कैसे चलते रहे, या फिर जो इंग्रेडिएंट का डेटा हमारे पास रहता है उसके आधार पर हम लोग खाना बनाने का सोचते हैं। लेकिन उसी सामग्री में कुछ ऐसे मतलब गुणधर्म होते हैं जो पोषक नहीं होते, कुछ पोषक होते हैं। तो वो सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसको ऑप्शनल भी हमारे पास पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं है हमारे पास तो उसको ऑप्शन क्या दे सकते हैं, और इस इसमें कमतरता होती है तो उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। और कुछ एनवायरनमेंट का भी इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर वो नहीं खाए तो उसकी वजह से हमारे पर्यावरण का नुकसान भी होता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। और मछली अच्छे से उसको उपयोग में लाए, उसको अच्छे से खाए, तो ही उसको एफिशिएंट फीड माना जाता है, खाद्य माना जाता है। इसलिए वो ये भी हमारे दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए।
कार्प मछली का राशन और उसकी आपूर्ति कैसी की जाती है, तो एक छोटा चार्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉन मतलब जो जीरा होता है मछली का, जो पहले 5 दिन तक उसके शरीर के डबल खाना उसके पास मौजूद होना चाहिए। वो ज्यादा खाना नहीं खाता, इसलिए डबल होना चाहिए। उसके बाद 6वें से 10वें दिन तक वो 3 टाइम बढ़ाना चाहिए। और 11 से 15 दिन बाद वो अच्छे से खाना शुरू कर देता है, तो उसको उसको चौगुना करना चाहिए। जब वो मछली फ्राई होती है, तो कोना बोलते जिसको, तो उसको मछली को 5 से 10% उसके वजन के 5 से 10% खाना उसको दिया जाता है। जब वो अंगुलिका स्तर में होता है, तो उसको हम लोग 2 से लेकर 6% तक खिलाते हैं। तो कुछ समय जब फिंगरलिंग्स को हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टंटेड करते हैं, तो उसको जब सेकंड ईयर में, उसको दूसरे ईयर में उसको 5 से 6% तक उसको खाना खिलाना चाहिए, तो वो तेजी से ग्रोथ करता है। तो एडल्ट मछली को हम लोग जो फिंगरलिंग के ऊपर जो ग्रोअर बोलते हैं उसको, उसको हम लोग 2 से 3% खाना खिलाते हैं। और जो ब्रूड फिश होती है उसको 1 से 2%, लेकिन जब प्रजनन का समय आता है तो उस टाइम उसको 3%, 3 से 4% उसको खाना बढ़ाना चाहिए। आहार देने का सही समय कौन सा होता है, तो इसमें देख सकते हैं कि आप एक जो निसर्ग में, सॉरी, जो हम लोग देख सकते हैं कि जो सूर्य किरण की वजह से निर्भर होता है कि पानी में उसका ऑक्सीजन उपलब्धता, उसका टेम्परेचर, ये सब प्रभावित करते हैं कि मछली का खाना कब देना चाहिए। तो जैसे सुबह 6 बजे तक यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, और दोपहर में 12-1 बजे तक ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक टेम्परेचर का ग्राफ है। इसके बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं, तो उस पर निर्भर होता है कि ऑक्सीजन कितना है पानी में। तो ऑक्सीजन जो है पानी का, वो सुबह से बढ़ना शुरू होता है और रात में कम होता है, क्योंकि जो वनस्पति प्लवक या फिर वनस्पति होती है, वो सुबह से, मतलब जब वो फोटो या फिर सनलाइट लेती है, सूर्य किरण लेते हैं, तब वो ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इसकी वजह से पानी का ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है। तो खाद्य देने का सही समय सुबह होता है। तो सुबह उसको 6-6:30 बजे 30% देना चाहिए। 10 से 10:30 बजे 30% देना चाहिए, मतलब आसपास 60% खाना ये सुबह 10-11 बजे तक आपका देना होना चाहिए। उसके बाद जो बचा 40% है, आप उसको 4-5 बजे, 4 बजे देना ही नहीं चाहिए, 5 बजे देना चाहिए 30%। और उसके बाद जब रात में 9-10 बजे होता है, तो उस टाइम आप 10% दे सकते हैं अगर आवश्यकता हो, नहीं तो 5 बजे भी आप उसको बांट सकते हैं। आहार खिलाने के तरीके, तो आहार खिलाने के तरीके बहुत प्रकार के होते हैं आजकल। कुछ उपकरणें भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो खाना खिलाना एक एक थोड़ा लेबर इंटेंसिव जिसको बोलेंगे, जिसकी वजह से अ, आज मतलब काम के लिए जो आदमी लगता है वो ज्यादा मतलब लगते हैं, उसकी वजह से लागत भी ज्यादा लगती है। ब्रॉडकास्टिंग एक प्रकार है जिसको फेंकना कहते हैं। उसके बाद आहार उपकरणों का जब हम उपयोग करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार आते हैं, भ्रमण उपकरण और स्थिर उपकरण। भ्रमण उपकरण में क्या होता है कि एक गाड़ी, ट्रक या कोई नाव की सहायता से उसको एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाके उसको फैलाया जाता है। और उसके बाद स्थिर उपकरणों में देखा जाए तो उसमें 2 प्रकार बांटे गए हैं। आहार मांग के आधार पर, और आहार मांग के आधार पर उसमें 2 प्रकार बने हैं। मांग करने वाले जो कुछ उपकरण होते हैं, तो उसको ऊर्जा प्रावधान नहीं होती है, उसको डिमांड फीडर बोलते हैं। जब मछली खुद उसको मांग करे, तो उस टाइम, उस समय वो मछली को खाना अपने आप उस तालाब में गिरता है और उसको मछली खाती है।
लेकिन इसमें मछली की ऊर्जा का उपयोग होता है। लेकिन जिस उपकरण को ऊर्जा का प्रावधान होता है वो निश्चित समय पर उसका काम करता है। जैसे कि उसमें तीन प्रकार होते हैं, एक हॉपर होता है, हॉपर, एक बेल्ट और एक कट। उसमें टाइम सेट करने के लिए उसमें घड़ी होती है। तो उसमें हम लोग जब उसको टाइम सेट कर देते हैं कि एक मतलब मुझे 10 बजे खाना खिलाना है, 5 बजे खाना रखना, तो वो उसी समय खाना खिला देता है। लेकिन जो बिना ऊर्जा वाला जो है डिमांड फीडर, उसमें मछली की जब आवश्यकताएं होती है तब वो खाना खा सकती है। भ्रमण उपकरण जैसे दो अलग अलग कार्य करते हैं। एक तो परिवहन करता है, उसके बाद वो फैलाव करने के लिए उसको एनर्जी उपयोग में लानी पड़ती है, कि जिसमें एक कॉम्प्रेसर, ब्लोअर या फिर इंजन का उपयोग होता है। ऐसे कुछ भ्रमण उपकरण विदेश में या फिर हमारे देश में भी आज यूज होते होंगे, किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रक है, ट्रक में एक हॉपर है, हॉपर के नीचे एक कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, ब्लोअर भी है, जिसकी वजह से मछली का खाना पूरे तालाब में वो फेंका जा सकता है। नाव के द्वारा भी इसको हम लोग भ्रमण करने वाले उपकरण बोलते हैं। स्वचालित आहार उपकरण होते हैं, जैसे है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा से चलने वाले उपकरण है। देखो कि ड्रॉप फीडर, ऑगर फीडर, डिस्क फीडर, न्यूमेटिक फीडर, ये सब चार प्रकार के नॉन डिमांड फीडर जिसमें ऊर्जा को प्रावधान होता है, ऊर्जा का प्रावधान होता है। डिमांड फीडर्स भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जहां पर देखो नीचे मछली एक पेंडुलम को जैसे एक इधर पेंडुलम और प्लेट फीडर यहाँ पर उसका वर्गीकृत किया गया है। तो पेंडुलम जैसे ही मछली जैसे पेंडुलम को हिलाएगी तो मछली उसमें से खाना अपने आप गिरेगा। जिसको ऊर्जा का प्रावधान नहीं होता है वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हिलने की वजह से उसमें खाना गिरता है। और प्लेट फीडर भी वैसे ही है। प्लेट फीडर में एक वेट, एक नंबर 3 देख सकते हैं, जहाँ मतलब ये जो है 3 नंबर का पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कुछ निर्धारित वजन कुछ उसमें रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गिरने वाला खाना वो प्लेट में रहता है। जैसे जैसे मछली यहाँ से खाना खा लेती है तो ये ऊपर चली जाती है, और फिर से यहाँ पर हॉपर ओपन होके यहाँ पर आहार बन वो प्लेट में डाला जाता है, और नीचे आके फिर से पानी में बैठ जाता है और मछली खाना शुरू कर देती है। जैसे अब हम लोग आजकल देख सकते हैं कि पानी की टंकी में जो बॉल वॉल होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक पानी बंद होता है, बस उसी प्रकार का एक फीडर होता है। ये कुछ यहाँ पर एक इमेज है। आहार वितरण करने के कुछ नियम होते हैं। प्रथमतः तो उसको वितरित करने के लिए उसको समाप्त होने की तक उसको रुकना चाहिए, फिर उसको दोबारा वितरित करना चाहिए। थोड़ा रुक जाएगा। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। हेलो, आप ब्रेक लेना चाहते हैं सर? यू आर ऑन म्यूट सर। हेलो सर, आप म्यूट पर है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर। आहार वितरण करने के नियम भी होते हैं, जिसमें जब पहला आहार खत्म हो जाए तो दोबारा आहार वितरण करना चाहिए। नहीं तो फिर पहला ही आहार खत्म ना हुआ हो और उसमें फिर से आहार अगर हम लोग उनको देते हैं तो उससे पानी प्रदूषण होता है। गर्मियों में अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसकी वजह से खाना कम देना चाहिए। आहार वितरण में सुबह के समय में देना लाभदायी होता है। आहार के सतह पर फेंकने के अलावा 1 हेक्टेयर तालाब में 5 से 6 जगह पर
अगर विभाजित कर दिया जाए और वहां पर कोई थैली या फिर कुछ खाद्य को एक एक स्पेसिफिक जगह उसको ढूंढ के उसी जगह पर हम लोग खाना हमेशा देना चाहिए। क्योंकि एक जगह पर देंगे तो मछलियाँ, कुछ मछलियाँ खा पाएगी, कुछ मछलियाँ नहीं खा पाएगी, और कुछ खाना जमीन में वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए 5-6 जगह पर अगर खाना खिलाया जाए तो वो अच्छे से विभाजित किया जा सकता है। आहार वितरण के लिए चुना गया स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और 1 मीटर गहरा होना, 1 मीटर से ज्यादा नहीं। इस स्थान पर जलीय पौधे भी नहीं होने चाहिए। मछलियों की विभिन्न अवस्थाओं पर आहार खिलाने का दर धीरे धीरे बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन चरण और उसकी पानी की गुणवत्ता भी निर्भर करती है। अगर 13 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो खाना नहीं खिलाना चाहिए, और 27 डिग्री से ज्यादा हो तब भी नहीं खिलाना चाहिए। बीमार ग्रस्त या फिर कम खिलाना चाहिए, अगर आवश्यकता हो तो कम खिलाना चाहिए। बीमार ग्रस्त अवस्था में आहार देना क्रम कर देना चाहिए। उसमें कभी औषधि आहार देना चाहिए, और उसमें देखा जाए कि उस मछली को कुछ परेशानी ना हो। मछली के निवारण नियंत्रण हेतु दवाई युक्त आहार नियमानुसार खिलाना चाहिए। मछली की आयु एक आकार पर भोजन दर, आहार प्रोटीन दर, आहार की वारंवारता और समय निर्भर करती है। जैसे कि छोटी मछली को बार बार और अधिक मात्रा में उच्च प्रोटीन दर की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से छोटी मछली की ऊर्जा की मांग अत्यधिक होने की वजह से उनको हर घंटे भोजन देना भी जरूरी होता है। छोटी मछलियां जब वो फ्राई स्टेज में आ जाए तो उसके बाद हम उसको 4 से 5 बार दे सकते हैं, लेकिन जब वो छोटी होती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा उनको एक, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जब एक छोटा बच्चा होता है कि छोटे बच्चे को क्या चाहिए, उसको मतलब जो अच्छे एकदम इजीली वो एक्सेप्ट कर सके, उसको बार बार भूख लगती है, तो इसी तरह मछलियों में भी होता है कि उसको बार बार भूख लगती है, बार बार उसको खाना देना चाहिए, अलग अलग प्रकार का देना चाहिए। ये सब उस पे हम लोगों को उसको केयर करनी होती है। आहार खिलाने का रिकॉर्ड का रख रखाव कैसे होना चाहिए, तो आहार की गुणवत्ता, रूपांतरण और उसकी वृद्धि की जानकारी के लिए रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हमें कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि आहार का प्रकार कौन सा था, खरीदने की तिथि कौन सी थी, बनाने वाले मिल का नाम या फिर उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, क्या खरीदने की कीमत क्या थी, वितरण कब कब किया, और प्रति इकाई उसकी कीमत कितनी है, तो एक बार जो लिया उसकी बैच की संख्या कितनी है, और उसमें से कितना यूज हुआ है। आहार खिलाने के तरीकों का रिकॉर्ड रखने के अंतर्गत उसका दिनांक, खिलाने का समय, खिलाने की मात्रा और वृद्धि दर, ये सब जानकारी उसमें रखनी चाहिए। ये कुछ उसमें रिकॉर्ड्स कैसे रखनी चाहिए, तो इसकी एक फोटो है। आहार रूपांतरण और गुणवत्ता संबंधित हिसाब कैसे रखा जाता है, तो आहार रूपांतरण जो है उसको एफसीआर कहते हैं। एफसीआर ही हम लोग आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब एक चरण होता है जिस पर हम तय करते हैं कि मछली का आहार अच्छा है या नहीं। तो उसको बहुत इजी हम लोग पता कर सकते हैं कि दिया गया आहार कितना है, और उसके बाद मछली का वृद्धि कितना हुआ है, उसके दर पर हम लोग एक एफसीआर निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 1300 ग्राम मछली, 1300 ग्राम अगर आहार हमने मछली को खिलाया है और उससे सिर्फ हमें 900 ग्राम ही मछली मिली है, तो उसका एफसीआर 1.44 होता है। 1.2 से 1.5 तक एफसीआर वृद्धि अधिकांश प्रजातियों के लिए अच्छी मानी जाती है। ट्राउट और सामन, पंगेसियस, तिलापिया, इन मछलियों का एफसीआर बाकी मछलियों से तुलना में कम होता है। आहार भंडारण और देखभाल, जब हम लोग बड़े फार्म
बड़े फार्म हमारे होते हैं, तो बहुत सा खाना या फिर आहार से ट्रक से हमारे यहाँ पर खाना पहुंचाया जाता है और उसको संग्रहित किया जाता है जाना चाहिए। तो उसका भंडारण की देखभाल भी बहुत जरूरी होती है कि वो थैली में बंद कैसे करे, उसको कहाँ रखे, उसको धूप से क्यों रखे, धूप से दूर क्यों रखे, ठंडा क्यों रखना चाहिए। तो जब वो विटामिन पोषक तत्व जो होते हैं या फिर कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ औषधीय गुण उसमें एडिटिव्स जो डाले जाते हैं, उसका कुछ एक सीमित अवधि होता है और वो धूप से, जैसे कि विटामिन सी, ये धूप से संभवतः प्रभावित होते हैं। तो उसको ठंडे जगह पे या फिर धूप से दूर रखना चाहिए। उच्च नमी में नहीं रखना चाहिए। अगर उच्च नमी के कारण फफूंदी विकास हो जाए, उसको हम लोग फफूंदी को ये बोलते हैं फंगस विकास और आहार अपघटन होने की संभावना अधिक होती है। आहार गोली टूटकर पाउडर बन सकती है, उसके कारण मछलियां उसको नहीं खाती, क्योंकि पाउडर उसको ढूंढना बहुत ऊर्जा का उपयोग होता है। और मछली का आहार, मछली आहार को 90 से 100 दिनों तक संग्रहित किया जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। 10 थैलियों से अधिक ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक जब थैलियां रखते हैं तो उसकी वजह से संभवतः जो नीचे की थैलियों में का जो खाद्य है वो चूरा हो सकता है। तो चूरा होने की वजह से मछलियां नहीं खा पाएगी। तो सब और एक ध्यान देना चाहिए कि पुराने आहार का उपयोग पहले किया जाना चाहिए। पुराने आहार को जब हम लोग पहले उसका उपयोग करते हैं तो नया स्टॉक पीछे रहता है और उसका एक्सपायरी भी आगे अवधि हमारा बढ़ता है। खिलाने से पहले सभी आहार का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। कि निरीक्षण इसलिए किया जाना चाहिए कि उस मतलब खाद्य में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर फफूंदी बनी है, गीलापन है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ खाना दे रहे हैं और खाना देने की वजह से अगर उसमें मछली में फफूंदी या फिर कुछ खराब खाना उस तक पहुंच गया तो उसकी वजह से मछली की प्रकृति खराब हो सकती है और उससे मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसमें कि हमें आहार का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए। चारा भंडारण में चूहा कीटक का उनका प्रबंधन करना चाहिए। कुछ अधिकतम भंडारण, जब हम लोग खाद्य मतलब जब उसका आहार बनाते हैं तो हमारे पास सामग्री हमारे पास स्टोर होती है या फिर भंडारण की जाती है। तो चूरा सामग्री ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने, जो हमारा गर्म प्रदेश है इसलिए, ठंड प्रदेश में 3 महीने तक उसका अवधि होता है। दाना या खली हो तो जो मतलब ड्राई फॉर्म में माने जाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने, और ठंड प्रदेश में 5 से 6 महीने तक उसको भंडारण कर सकते हैं। सूखा खाना जो होता है उससे 2 से 3 महीने, और ठंड प्रदेश में 3 से 4 महीने। विटामिन दोनों जगह 6 महीने तक ही हम लोग कालावधि मैंने पाया गया है। नम सामग्री जो होती है उसको 1 महीने से ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी खराब होने की संभावना होती है। और ये सब आपके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसमें कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आज अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम खाना बना सकते हैं। बेसमिक्स, कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5, ऑप्टिमिक्स, ब्रिल फॉर्मुलेशन, फीड स्टिक फॉर्मुलेशन, सॉफ्ट फॉर्मुलेशन, अल्फा ब्लेंड एंड सिंगल मिक्स, इस सब प्रकार के सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है। धन्यवाद। अगर कुछ जानकारी कुछ कम पड़ी हो और इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। सर नमस्ते सर। सर नमस्कार, एक बोलो ना क्वेश्चन सर। था सर। हाँ, सर बोलो ना सर। सर ये स्टैंडर्ड एफसीआर कितना रहना चाहिए सर? और उसको अगर उसको एफसीआर में अगर ज्यादा जा रहा है और उसको अगर कंट्रोल में करना चाहते हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं सर? अपन उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। 2 मिनट इसको पहले मुझे शेयर कैंसिल करना है।
हाँ, आप तो अभी पूछ सकते हैं, आपका प्रश्न क्या है? सर क्वेश्चन ये था सर कि स्टैंडर्ड एफसीआर कितना रहना चाहिए अपना, हाँ, और अगर एफसीआर बढ़ता है तो उसको मेंटेन किस तरीके से करना चाहिए, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैंने अभी तक बताया कि मछली का पोषण जरूरी होता है। मछली में बहुत सारे जो सामग्री यूज की जाती है, और उसमें जो हम लोग खाना यूज करते हैं, तो मछली की ऊर्जा को ज्यादा मतलब ना, मतलब इसको ऊर्जा प्रभावित ना करे। जैसे कि मछली, कुछ मछलियां फ्लोटिंग, मतलब जो तैरने वाला खाना खाती है, कुछ मछली नीचे का खाना, नीचे डूबा हुआ खाना खाती है। तो अपनी अपनी उसकी पसंद होती है। और अगर स्पेसिफिकली हम लोग किसी मछली का खाना जब मार्केट से लेते हैं, तो उसी तरह उसका चयन करना चाहिए कि वो मछली कौन सी है और उसके लिए कौन सा खाना आवश्यक है। और जो व्यवसायिक खाना निर्माता, खाद्य निर्माता जो होते हैं, तो ऐसे ही चार्ट हमें प्रोवाइड करते हैं कि ये मछली के लिए यही खाना आवश्यक है, और वैसे। और उसका भंडारण भी उसका जरूरी होता है। कभी कभी हम लोग मछली का खाना ज्यादा दिन तक उसको रखते हैं, उसके एक्सपायरी के बाद उसको खिलाते हैं, तो उसका उसका पोषक तत्व तो उस मछली तक नहीं पहुंचते हैं। तो बहुत से कारण होते हैं कि एफसीआर बढ़ने की वजह से, एफसीआर ज्यादा होने के कारण। हाँ दादा बोलो, ऑफिस में। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, तो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सॉरी, मुझे घर से बहुत देर से फोन आ रहे थे और जरूरी था लेना, इसलिए उसको लिया। तो बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों की, एफसीआर अगर बढ़ता है तो मतलब पानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है, उसमें भी आपको खाना कम खिलाना है। और उसका मतलब उस खिलाने का तो समय निश्चित होना चाहिए, सुबह के टाइमिंग उसको खाना खाना खिलाना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर इसका नियोजन करना चाहिए। संतुष्ट है यस सर, या फिर और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस सर, सर थैंक यू सर। यहाँ मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ओमकार इंगले कह रहे नाइस सेशन सर, थैंक यू फॉर योर गिवन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। हाँ, विक्रम जी बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस। तो आपसे और भी सेशंस चाहते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार चोपड़ा सर है, उन्हें भी अच्छा लगा है प्रेजेंटेशन। फिर ओमकार इंगले का सवाल है सर, हाउ टू कंट्रोल फंगल ग्रोथ ड्यूरिंग फीड स्टोरेज। क्या बोले मैम? हाउ टू कंट्रोल फंगल ग्रोथ ड्यूरिंग फीड स्टोरेज, फंगल ग्रोथ को स्टोर करते वक्त, फीड स्टोर करते वक्त कैसे रोका जाए। उसको रोकने के लिए जब हम लोग आहार को भंडारण करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और नीचे से जब हम लोग स्टेक्स जो लकड़ी के होते हैं, कि उसको जो 10 सेंटीमीटर का एक स्टेक्स है, फिर दीवार से 1 फुट से दूर रखना चाहिए। और चूहे जो मतलब होते हैं, वो कुछ मल वहां पर अगर फेंकते हैं, उसके वजह से भी वहां पर मॉइस्चर बन सकता है, तो उसका नियंत्रण करना चाहिए। और ये सब चीज, अगर उसमें नमी बढ़ जाए आपके भंडारण के दौरान, तो आप वहां पर उसको उसको थोड़ा कंट्रोल करना है कि उसमें नमी ना आए आपके भंडारण में। बस कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए। समीर परवेज जी कह रहे हैं वेरी गुड प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर भूषण साना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन। थैंक यू मनोज कुमार चोपड़ा सर, थैंक यू विक्रम सर।
ओमकार, इंद्र सर, थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्र बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा। धन्यवाद मैडम। और मुझे यकीन है और हेलो जी। हेलो सर। हेलो हाँ ये हाँ बोलो सर। हाँ सर, मैं सुहेल बोलता है सर। मेरा ऐसा प्रश्न था कि सर ये फीड क्वालिटी बहुत से भी कंपनी मार्केट में है, राइट? हम हाँ। फीड क्वालिटी कैसे चेक करें? किस प्रकार का फीड वो अपने को प्रोटीन डाइट का हम लोग बोल रहे हैं कि 28 या 5 जो कुछ भी प्रोटीन कंटेंट वो अपने बैग में लिख के दे रहे हैं, है ना? और वो अपन कैसे जानकारी कर सकते हैं कि ये जो फीड में है 32% है या फिर 28/5% है? तो वो सब मुझे पता करना था कि जैसे कि सामान्य फार्मर है उनको पता नहीं रहता है, जिसको बैग पे लिखा रहता है कि 28% प्रोटीन है, 32% प्रोटीन है, पर उनको एचसीआर बोर्ड से कारण जो है मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको चयन कर सकते हैं, या फिर कैसे इस मार्गदर्शन सर हम आपसे चाहते हैं? बहुत ही गहन आपने प्रश्न पूछा है सोहेल जी, और मुझे बहुत आनंद होगा इस चीज पर बोलने के लिए कि आज सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि इस चीज को अगर कंट्रोल करना है तो सरकार की तरफ से इस चीज का एसओपी बनना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन बनना चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट को कितना मात्रा में डाला जाए, उसमें कौन से पोषक तत्व डाले जाए, कौन से कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि विनाशकारी होते हैं, जिस पर नहीं उपयोग में लाना चाहिए वो भी होते हैं। तो एक सरकार की जवाबदारी है कि इस चीज को थोड़ा आगे लाया जाए और इस पर एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जाए। वैसे अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसमें से कुछ मछलियों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा बहुत हो चुका है, उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत है। 1 मिनिट से, थैंक यू। हॅलो, दादा 1 मिनिट, माझं सेशन चालू आहे, मी लगेच कॉल करते, म्हणजे झालं ते संपलं, 2-4 मिनिटांनंतर. हो हो हो. सर तो आप सोहेल जी emergency संतुष्ट है? तो हाँ सर। तो चलिए, अभी बहुत ही देर हो गई, आपने सभी ने इतना टाइम हमें दिया है, और अब जब हमारे पास सीमित समय होता है हम सत्र के अंत की ओर उड़ते हैं। तो डॉक्टर भूषण सानप सर को अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा करने और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, और जल जीविका टीम के सभी सहयोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। जाते जाते सभी एकदम क्विकली अपने कैमरे चालू करें ताकि अपने बहुमूल्य उपस्थिति की यादें हम संकलित कर सके। कृपया अपने कैमरे चालू करें सभी जुड़े हुए लोग। जल जीविका टीम में से कोई प्लीज अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो। सुहेल जी, क्या आप स्क्रीनशॉट ले हाँ मैडम, सकते हैं सभी का? हो गया। थैंक यू सो Yes, ma'am. मच। Thank और you. इसी तरह Thank you, हम sir. हमारे अगले एक्वा टॉक सेशन में मिलेंगे सर के साथ। अगर आप चाहते हो तो फिर एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव सेशन करेंगे। जैसे कि आज हमने देखा कि एक खाना मछली को सिर्फ डालना नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारा साइंस सर ने छुपा हुआ हमें बताया। और इसी तरह अगर आप सर का सेशन फिर से देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे ये सेशन फिर से देख सकते हैं, फेसबुक पे ये सेशन लाइव होता है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेशन एंड हुआ।